नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट विद्यापीठ में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ के बारे में, जिसका नाम है एग्रिक वोल्टेक्स। ये टर्म आपने शायद पहले न्यूज़ में सुनी होगी। रिसेंटली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ है इस एग्रिक वोल्टेक्स की जो टर्म है इसके संबंध में। अब ये एक्चुअली में है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, एग्रिक पॉलिटिक्स का मतलब है एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें क्या है, हम हार्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम एनर्जी को। कहाँ से? फोटोवोल्टेक एनर्जी। फोटोवोल्टेक एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो कि हमारी सनलाइट होगी। अब देखिए इसके अंदर है क्या, यहाँ पर जितने भी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है ऑल ओवर इंडिया में, आप जानते होंगे कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके साथ रिलेटेड है। मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करती है। अब इसमें है क्या कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो एग्रीकल्चर लैंड बना हुआ है। जितनी भी हमारी ज़मीन है उसमें क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी उसके ऊपर इंस्टॉल किए जाएंगे सोलर पैनल्स। अब ये सोलर पैनल एग्रीकल्चर लैंड पे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे होगा क्या, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो हमारे खेतों के अंदर जो पंप चलते हैं, जो वाटर को डालने के लिए, पानी को जो पंप करने के लिए जो पंप होते हैं वो आपके सोलर से चलेंगे। अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा जो है जोर लगा रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो बाय दी कोल जो है प्रोड्यूस की जाती है। और हमारे यहाँ पे जैसे कि देखेंगे बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हैं जिनके अंदर कोयले के द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसको कम करने की बात की जाती है। क्योंकि कोयले से जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे बहुत सारे अमाउंट में गैस जो है वो हार्म गैसेस जो है वो रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। और उस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो इस टाइम पर वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ यही चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें। ग्रीन एनर्जी का मतलब ये है कि जिससे कम से कम ये जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज़ हों, और उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी अर्थ का जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज वाली समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगी। तो इसी संबंध में अभी ये एक नई टर्म जो है हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है एग्रिक वोल्टेक्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में, वहाँ पर क्या होगा, सरकार की ये प्लान है कि ज़्यादातर से ज़्यादा जितनी भी ज़मीन हो सके उस पर क्या है, सोलर पैनल लगाए जाएँ। अब देखिए होता क्या है, इससे कई समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी हमारे देश के किसान हैं उनमें होता क्या है कि आप साल के अंदर 2 या 3 फसलें लगाते हैं, और वो जो 2-3 फसलें लगाई जाती हैं उनके टाइम पीरियड के बीच में, मतलब कि आप गेहूँ लगा रहे हैं, गेहूँ को आपने बोया और उसके बाद हार्वेस्ट किया, काट दिया उसको, तो उसके बाद जो टाइम बचता है या फिर उसके पकने के दौरान जो टाइम बचता है, उस टाइम पे हमारे देश का जो किसान है या फिर मजदूर है वो एक टाइम के लिए बेरोज़गार हो जाते हैं। और ये जो टाइम ऐसा होता है, इसमें बेरोज़गारी की वजह से क्या होता है, जो लोगों के पास पैसा है वो भी कम आना शुरू हो जाता है, उनकी आमदनी जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर ये एग्रिक वोल्टेक्स जो ये सोलर पैनल्स हैं, ये अगर एग्रीकल्चर लैंड पर लगाए जाएंगे तो इससे होगा क्या कि जितने भी हमारे किसान हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा क्या होगा, जो लोग सीज़न के दौरान, जब सीज़न लगता है उस टाइम पे एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब कि उनके पास खेतों में काम करने के लिए वक्त होता है और काम भी होता है, और जिस टाइम पे सीज़न नहीं होता है उस टाइम पे वो बेरोज़गार होते हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये जो सोलर पैनल्स है ये तो थ्रू आउट द ईयर लगाए जा सकते हैं, तो वो जो लोग एक टाइम पर सीज़न में आकर बेरोज़गार हो जाते हैं उनको भी रोज़गार देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही जो मैंने बताया कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जो सरकार का मेन मोटिव है। तो एग्रीकल्चर लैंड पे, मतलब जिस जगह पे कृषि की जाती है उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार चाहती है कि ये सोलर पैनल जो है, इमेज में देख सकते हैं, ये लगाया जाए। अब इससे होगा क्या, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आप जानते हो कि सोलर पैनल से थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसको किसान क्या है, गवर्नमेंट को या फिर किसी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेच सकता है, तो उसकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब अगर ग्लोबली बात की जाए तो ये टर्म इंडिया के लिए नया है, या फिर इंडिया में ये नया शुरुआत होने लगी है, लेकिन वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही है। इसके अंदर है क्या कि ग्लोबली 14 गीगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय दी एग्रिक वोल्टेक्स। मतलब कि उन्होंने, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने एग्रीकल्चर लैंड पे सोलर पैनल्स लगा रखे हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया की सिर्फ 1% जो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब कि सिर्फ टोटल जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि वाली भूमि है, उसमें से सिर्फ 1% ऐसी लैंड है जहाँ पर ये आपको सोलर पैनल्स वगैरह देखने को मिलेंगे।
और इससे क्या होता है, इंडिया की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, 450 किलोवाट पावर पर हेक्टेयर जो है कैपेसिटी देखने को मिलेगी इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय दी सोलर पैनल। तो उसी के ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। अब इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर करंट की ये इवेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्रीवोल्टिक्स, ये ऑल्सो नोन एज दी सोलर फार्मिंग, इसको सोलर फार्मिंग के नाम से या फिर सोलर शेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है, इज अ कंसेप्ट दैट कंबाइंस एग्रीकल्चर विद द सोलर एनर्जी। इसमें होगा क्या, एग्रीकल्चर लैंड को सोलर एनर्जी के साथ कंबाइन किया जाएगा। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ज़मीन पर ये इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड पर ये खंभे लगाए जाएंगे और इनमें क्या ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगी, जो लैंड है उसका भी प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। मतलब किसान तो फसल लगाएगा ही है, लेकिन फसल तो नीचे तक रहती है, तो वो भी इशू नहीं होगा। और ऊपर से जो सनलाइट पड़ती है, एक्स्ट्रा सनलाइट, जिसकी वजह से कई बार फसलें ख़राब भी हो जाती हैं, तो उससे भी जो किसान है अपनी फसल को बचा सकता है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन भी होगी। इट इन्वॉल्व्स द को लोकेटेड इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल और द सोलर एरेज अलॉन्ग साइड द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। अलाउइंग फॉर द ड्यूल यूज़ ऑफ द लैंड बोथ फॉर द फूड प्रोडक्शन एंड द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। मतलब कि आप सेम ही ज़मीन से क्या करेंगे, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है खेती है वो भी कर सकते हैं, और साथ में क्या आप एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया इज़ मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इन जनरेटिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मेनली सोलर एनर्जी ड्यू टू द डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन दी फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इन सब केसेस में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा भी टारगेट है कि 2030 से पहले हमारा जो देश है उसमें क्या है, हम जितने भी ज़्यादातर सेक्टर है, चाहे रेलवे है, चाहे एयरवेज हैं, चाहे कोई भी और सेक्टर है, हेल्थ है या दूसरा, उसमें हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा टारगेट है कि 2070 तक क्या है, हमारा जो पूरी कंट्री है उसको बिल्कुल नेट ज़ीरो कार्बन, मतलब कि बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलाएं। तो फॉसल फ्यूल्स जो है बंद करने से, जैसे कि कोयला वगैरह है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज होती हैं। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे या फिर विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे। अंडर द 2 और द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सोलराइजिंग द फार्म एनर्जी अचीवमेंट इज 2.7 and 1% only after nearly 4 years of the launching of प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। देखिए ये एक स्कीम है जिसको कुसुम के नाम से भी जाना जाता है, ये सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब देखिए जो स्कीम है इसके अंदर क्या है, इसको लॉन्च किए हुए लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं, और यहाँ पर सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम कुसुम, जिसके फुल फॉर्म थे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इस स्कीम के अंदर क्या किया गया था कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, जो पंप्स हैं, ऐसे पंप प्रोवाइड किए जाएंगे पानी वाले जो कि सोलर से चले, साथ में मोटर्स हैं वो दी जाएगी, बैटरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और ये सोलर पैनल जितना ज़्यादा हो सके इंस्टॉल किए जाएँ। लेकिन ये स्कीम को चले हुए 4 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हम कहेंगे नहीं देखने को मिली है। उसके बाद बात करें, ये जो स्कीम है आपकी, ये क्या करती है, इरिगेशन के लिए डीजलाइजिंग, मतलब ऐसे पंप्स या फिर ऐसे ट्रैक्टर, आप देखेंगे कि पंप्स जो हो गए वो या फिर ट्रैक्टर हो गए, जनरेटर हो गए, किस पे चलते हैं, डीजल पे ही रन करते हैं। तो ऐसी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के अंडर, जिसमें जो डीजल से चीज़ें ना चलती हो, सोलर एनर्जी से चलती हो, या फिर किसी और मीडियम के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर में इस स्कीम के थ्रू रेवोल्यूशन लाने की सरकार कोशिश कर रही है। अब अगर आगे बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें एग्रीवोल्टिक्स की, तो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो कहा जा रहा है कि 2030 तक, अगर 2030 तक बात करें तो लगभग 50% इंक्रीज़ कर जाएगी। 2019 में जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की डिमांड है वो लगभग उसका 50% इंक्रीज़ कर जाएगा 2030 तक। तो हमें इस तरह के जो ऑप्शंस है वो ढूंढने पड़ेंगे। सेकंड चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर लैंड मेक्स अप टू 60.4%, लगभग 60% जो हमारे देश की भूमि है वो आपकी क्या है, एग्रीकल्चर लैंड को बनाती है। तो इंडिया का जो इतना बड़ा टोटल सरफेस एरिया है उसमें 60% जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उस पर हम ये सोलर जो फोटोवोल्टिक्स ये सोलर पैनल लगा पाएँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स अगर इंडिया की बात करें, जैसे हमारे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कई सारे ऐसे एग्रीमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे, और जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि पानी हो गया, विंड हो गया या सोलर, उनके थ्रू जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी में इंडिया ने डिसाइड किया है कि उनकी जो कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल्स की वो 500 गीगावाट करेंगे वो 2023 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होता है
कि जैसे कि आपका सन से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फॉसिल्स मतलब जैसे कि आपका लोहा हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, ये सब आपके फॉसिल फ्यूल आते हैं जो कि ज़मीन से हमें मिलते हैं और ये किसी ना किसी टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनका ओवर यूज़ करेंगे। बट सन एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होगी या विंड एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। सो 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट है इंडिया का 2023 तक विद द नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब कि विंड से, सन से या फिर पानी के थ्रू। उसके बाद बात करें इंडियाज़ 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय द 2023। और इसके साथ ही दूसरा टारगेट क्या है इंडिया के गवर्नमेंट का कि 2030 तक ही हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी एनर्जी है उसका 50% हम कोशिश करेंगे कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, उनके थ्रू बनाएं। उसके बाद नेट ज़ीरो टारगेट, मतलब 2070 तक हमें क्या करना है, ये जो कोयले के थ्रू हम एनर्जी बनाते हैं इसको बिल्कुल ही बंद कर देना है। ये टारगेट्स हैं, अभी ये अचीव हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं ये फ्यूचर में देखने की बात है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर रखा है अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली। उसके बाद लैंड यूज़ एस्टिमेट जो भी है, जो अगर टोटल लैंड की बात की जाए तो जो आपकी 75,000 किलोमीटर स्क्वायर जो लैंड है उसमें से लगभग 50,000 जो किलोमीटर स्क्वायर की जो लैंड है उसको हम किस में लेके आएंगे, नेट ज़ीरो के अंदर लेके आएंगे। मतलब उस ज़मीन पे क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी खेती की जाएगी, वो सब कुछ कैसे होगी, बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू की जाएगी। उसके बाद देखें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट होगा कि ये लैंड जो है इसके ड्यूल यूज़ हो जाएगा, मतलब कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका दो काम ये हो जाएंगे, एक तो सोलर पैनल लगेगा नीचे से और नीचे से आपके क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकंड चीज़ देखने को मिलती है फार्मर्स, जो किसान हैं उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। अब किसान को सिर्फ सीज़न में ही पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि पूरे साल उसको क्या है पैसे देखने को मिलेंगे, इनकम उसकी हो जाएगी। तीसरे की बात करें सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दी वाटर स्कैरसिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब इन पैनल्स के ऊपर बारिश का पानी पड़ेगा तो वो सारा पानी ज़मीन से अंदर नहीं जाएगा बल्कि पैनल्स के थ्रू किसी एक जगह हम उसे सेव करके रख सकते हैं और बाद में जब ड्राई सीजन आता है तो उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो ये जो क्रॉप है इसकी क्रॉप कवरेज इन बिटवीन पीवी रेज विल आल्सो चेक द इरोजन ऑफ द सॉइल। अब ये देखिए जो ये पैनल लगाए जाएंगे तो आप इनमें अगर ध्यान देंगे तो इसमें ये डंडे आपको नज़र आएंगे, ये जो पिलर्स है वो नज़र आएंगे। ये पिलर्स क्या करते हैं ना कि ये जो सॉइल है उसको भी पकड़ के रखते हैं ताकि जब सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन जो होता है जिसमें मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाती है, उसको भी ये पिलर्स रोकते हैं क्योंकि ये इतनी ईजिली जो मिट्टी है उसको बहने नहीं देंगे। तो एक चीज़ ये भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें एड्रेस दी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इशू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि जब ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे अलग अलग जगह पे तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं गांव के उनको भी क्या है रोजगार मिल जाएगा। एग्रीवोल्टेक्स इन एरिड रीजन हैज आल्सो शोन इंक्रीज इन द यील्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम एरिड रीजन मतलब ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसी जगहों पे अगर ये सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो जो आपकी फसलें होती हैं उन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर ये पैनल लगे हुए होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो वो जो फसलें हैं वो भी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ख़राब नहीं होंगी बल्कि बच जाएंगी। तो ये सब चीज़ें एग्रीवोल्टेक्स की वजह से देखने को मिलती है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर भारत की बात करें तो बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स हैं आपके गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बेंगलोर, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स है ऑलरेडी वर्किंग है। चाहे वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लगाए गए हों, वहाँ पे जो पंप हैं उनको ऑपरेट करने के लिए या फिर जो ट्रैक्टर्स हैं उनको चलाने के लिए, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, ट्रैक्टर एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, बट हाँ ये प्रोजेक्ट जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। लास्ट में अगर हम बात करें ओवरऑल एग्रीवोल्टिक्स इन इंडिया कंबाइंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन एंड एमिंग टू ऑप्टिमाइज द लैंड यूटिलाइजेशन। इसकी वजह से क्या होगा, लैंड को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा, एनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, कंट्रीब्यूट टू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन द कंट्री। और इससे क्या होगा, हमारा देश जो एक क्लीन एनर्जी की तरफ जो बढ़ने का उसका रास्ता है या टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली बार मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।